हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कड़बक कविता का A to Z जितना भी ऑप्शनल क्वेश्चन है वो सारा पढ़ेंगे। वे सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बोर्ड मॉडल भी है और वे सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ साधारण से प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव हैं, यथासंभव संभावना है कि वो प्रश्न जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। सब मिलाकर के बस आपको सूचित यह करना है कि आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग केवल और केवल कड़बक कविता का जो है वो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आपको ये स्पष्ट भी हो गया होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख करके, और मन एकदम गदगद हो गया होगा कि अरे वाह, हम तो पेपर दे रहे हैं 10+2 का, है ना। और जो है सर एकदम वीडियो पे वीडियो बनाते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है भाई। ऐसे ही हम लोग घर पर ही रहते और सर वीडियो बना करके पढ़ा देते तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। लेकिन क्लास तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम के बाद आपको आना ही पड़ेगा और क्लास करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास जो है वो आप करिएगा तो वैसे में जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऑफलाइन क्लास की बात ही अलग होती है। अभी आप जो है वो पेपर दे रहे हो, इस वजह से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं वो सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। और आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है कड़बक का ऑप्शनल, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो, ताकि वे भी जो है वो अच्छे तरीके से 10+2 एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें और बेहतरीन नंबर ला सकें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कड़बक कविता का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा हम लोग सबसे पहले उसे देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहले प्रश्न को लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यूज़ हम लोग करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज के ऑनलाइन क्लास में यूज़ करते हुए हम लोग वो जानेंगे कि किस प्रकार से जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो उसका आंसर देंगे। ठीक है, आप वैसे भी जानते भी हो, यहाँ पर जो है वो टिक लगा करके बताएंगे, लेकिन आप जो है वो एग्जामिनेशन में क्या करोगे, OMR शीट भरोगे। OMR शीट भरने का क्रम क्या होता है, मान लो कि ये जो है वो इस प्रकार का एक कॉलम होगा, तो वैसे में 4 कॉलम होंगे, और 4 कॉलम में जो है एक तरफ लिखा रहेगा ऐसे A, B, C और D। मान लेते हैं कि किसी प्रश्न का जो है वो आंसर है B, तो B वाले इस कॉलम को जो है वो कलर कर देंगे, बाहर नहीं जाना चाहिए, बस OMR में यही होता है। क्लियर है बच्चों। तो आज के क्लास में जो है वो हम लोग क्या देखेंगे, तो आज के क्लास में जो है वो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। ये 2019 में आया हुआ है बच्चों, ISC यानी कि साइंस के हिंदी के पेपर में ये आया हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। तो आखिर कैसे कवि हैं, किस भाव के कवि हैं। तो जब हम ये कविता पढ़ रहे थे तो हमने ये बताया था कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह प्रेम के पीर के कवि हैं। तो इसमें देखेंगे क्या दुख के पीर के कवि थे, नहीं। कृष्ण प्रेम के थे, नहीं। क्या अष्टछाप के कवि थे, नहीं। किसके थे, प्रेम के पीर के कवि थे। किसके थे, प्रेम के पीर के कवि थे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि किसके हैं, तो कवि जो है वो प्रेम के पीर के कवि हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कड़बक कहाँ से लिया गया है। पूरा कड़बक पढ़ लिए, प्रश्न उत्तर भी पढ़ लिए, जुबान पर याद होगा आप लोगों को, मुझे पता है कि कड़बक जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो इनके महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित है। तो यहाँ पर जो है वो एक ऑप्शन दिया गया है D, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि कड़बक कहाँ से लिया गया है, तो कड़बक पद्मावत से लिया गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये भी पता होगा कि कड़बक कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत महाकाव्य से, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने रचा है, जिसे लिखा है गायन शैली में, वह प्रथम और अंतिम कड़बक से लिया गया है। और तब जाकर के यह अध्ययन हम लोगों ने किया है कड़बक चैप्टर का, है ना, कड़बक अध्याय का। कड़बक के रचयिता कौन है, अभी तो नाम बता रहे थे कि कड़बक के रचयिता कौन है, तो कड़बक की जो रचयिता है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो पूरा नाम न दे करके केवल जायसी दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये तो कितना इजी है। ये इजी इसलिए लग रहा है, ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्सप्लेनेशन बढ़िया से हुआ है, क्योंकि इसका वर्णन और व्याख्या जो है वो पढ़ते समय, अध्याय और प्रश्नोत्तर करते समय जो है वो हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से किया है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो बच्चे जो है वो प्रश्न उत्तर नहीं देख पाए हैं वो जा करके और यूट्यूब चैनल पर जो है वो देखेंगे, तो कड़बक चैप्टर का जितना भी प्रश्न उत्तर है, जितना भी इस चैप्टर का भावार्थ है, भाव है, वो सारा भाव ही जो है वो सम्मिलित करके, लेक्चर दे करके और प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो है वो एक ही वीडियो में शूट किया गया है। तो आप वहाँ से देखिएगा तो इस कविता का भाव और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो प्रश्न देखेंगे, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है बच्चों। जायसी जी द्वारा रचित जो पद्मावत है उसकी भाषा क्या है। तो भाषा क्या है ये मैंने बताया था कि जो जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत
है उसकी भाषा जो है वो क्या है, तो अवधी है। क्या है, अवधी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। इसका ऑप्शन अभी जो है वो नीचे है, इसको अभी यही रहने देते हैं। बाकी जो सामने प्रश्न है हम सबसे पहले उसका व्याख्या करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कौन सी कीर्ति जायसी जी की नहीं है ना, कौन सी कीर्ति जायसी जी की नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं पद्मावत, ये जो है वो जायसी जी की है। जब हम पढ़ रहे थे मलिक मोहम्मद जायसी जी के कवि परिचय के बारे में तो हमने बताया था कि उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं जो है वो की गई हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकी जो कीर्ति है वह पद्मावत भी है, आखिरी कलाम भी है, अखरावट भी है। तो ऐसी कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है, तो वह है मृगावती। वह क्या है, मृगावती। कुछ बच्चे जो है वो कंप्लेन कर रहे थे और कमेंट भी किए हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं कि सर आपका आवाज़ जो है वो सही नहीं आ रहा है। तो अगर अब आपको आवाज़ आ रहा होगा सही तो ये भी बताइएगा, है ना। बड़ा परेशानी झेलना पड़ा, शाम को जो है वो हम मैसेज देखे आप लोगों का तो अंधेरा हो गया जाने में, चले गए बक्सर और वहाँ से जो है ये नया माइक जो है वो लेकर के आए हैं। तो अगर आपको आवाज़ स्पष्ट आ रहा होगा तो आप ज़रूर बताइएगा और इसको हम पास रख लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो सुनने में और समझने में, ठीक है। तो अगर आवाज़ आ रहा हो तो इसके लिए भी मैसेज कीजिएगा, ठीक है कि नहीं सर अब एकदम अच्छा आवाज़ आ रहा है। तो अब देखिए कौन सी कीर्ति जायसी जी की नहीं है, तो इसमें मृगावती जो है वह जायसी जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है पद्मावत किसकी रचना है। कितना बार पूछेगा, पद्मावत किसकी रचना है बच्चों, ये आपको भी पता है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। इस कविता को पढ़ने के दौरान इतनी बार जो है वो हमने कवि का नाम लिया है कि आपको एकदम जुबान पर याद रहेगा कि कड़बक कविता किसके द्वारा रचित है, मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा जो है वो रचित है। तो यहाँ पर पूरा नाम न दे करके केवल जायसी जी दिया है ना। तो पद्मावत किसकी रचना है, जायसी जी की रचना है। कड़बक के कवि कौन है, तो कड़बक के कवि कौन है, इसी अध्याय का प्रश्न फिर घुमा करके पूछा है कि कड़बक के कवि कौन है। तो कड़बक के जो कवि हैं वह है मलिक मोहम्मद जायसी जी। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता कड़बक ही ना है, अभी वही तो अध्ययन कर रहे हैं। क्या है, कड़बक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता कौन सी है, तो इसका आंसर होगा कड़बक। ठीक है, आप एग्जाम दे रहे हो, अच्छी बात है। आप जब आओगे तो हो सकता है कि इस अध्याय का जो है वो हम भी टेस्ट ले लें, तो आप तैयार रहिएगा। जितने भी प्रश्न हैं आप उसको याद कीजिएगा, ठीक है। आप याद कीजिएगा तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस दिन क्लास करने के लिए आए, संडे को कहा गया है ना कि संडे को क्लास खुलेगा, तो वैसी स्थिति में जब आप संडे को आए तो हो सकता है कि इसी अध्याय का जो है वो एक टेस्ट ले लिया जाए, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। आपको तैयारी जम के करनी है। आप एग्जाम भी देते रहिए, ये भी देखते रहिए, वीडियो भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे का भी सिलेबस मेंटेन करते रहिए। तो नेक्स्ट देखेंगे अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन का जो नंबर है उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा, है ना। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि हैं। अगला प्रश्न क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि हैं। अब बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि हैं। क्या वो सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि हैं? नहीं, इसमें कृष्ण भक्ति की व्याख्या नहीं की गई है। क्या वो सगुण राम भक्ति परंपरा के कवि हैं? नहीं, इसमें राम भक्ति की भी चर्चा नहीं की गई है कड़बक में। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं, हाँ, क्योंकि इस कविता में जो है पद्मावत में जो है, पद्मावत से लिए गए भाग कड़बक का प्रथम और अंतिम पद जो लिया गया है उसमें प्रेम के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के वह कवि हैं। प्रेम आख्यानक पढ़ा जाएगा सबसे पहले, प्रेम जो यहाँ पर आ की मात्रा है उसको पढ़ेंगे, आख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है वो है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। ये जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि जायसी जी ने जो है वह अपने आंख की तुलना दर्पण से की है। कारण भी बताया था कि जिस प्रकार से दर्पण में ठीक वैसा ही प्रतिबिंब बनता है जैसा मनुष्य का आभा होता है, जैसा मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है, जैसा मनुष्य का जो बाहरी व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है वैसा ही दर्पण में प्रतिबिंब प्रदर्शित होता है। तो इन्होंने जो है वो अपने आँख की तुलना किससे की थी, अपने आँख की तुलना दर्पण से की थी। अपने आँख की तुलना दर्पण से इन्होंने की थी। इसी वजह से इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि जायसी जी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है, तो
तो दर्पण से की है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, जो भी चीज़ें बताई जा रही होंगी वो समझ में आ रहा होगा। तो आप जो है इसी तरह से समझने के लिए, पढ़ने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एग्ज़ाम आने तक आप देखिएगा कि ढेर सारे वीडियोस जो है वो आपको, स्टडी मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड होंगे। इसी तरह का जो PDF है वो भी आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। अगर आप नए विद्यार्थी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके और आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ये सारा PDF भी आपको मिलेगा और आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आप कहीं भी पढ़ते हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप जम के तैयारी कीजिए और बेहतरीन नंबर लाइए। और जब नंबर आ जाए, परिणाम आ जाए, तब आप हमें बताइए कि नहीं सर आपने खूब बेहतरीन पढ़ाया और जो है हमने खूब बढ़िया नंबर लाया। यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी बच्चों। तो आप जम करके तैयारी करें और खूब बेहतरीन ढंग से जो है वो आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है वो है कि अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी किस शाखा के कवि हैं? तो इसका जो जवाब है वो है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। किसके कवि हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। इसके बाद जो है वो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, और अगला प्रश्न जो है वो ये है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता कौन सी है। अब यहाँ पर आप खुद बताइए कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो कविता है बच्चों, वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता न तो पुत्र वियोग है, न तो उषा है, न तो हार और जीत है। तो कौन सी है कविता? तो कविता है कड़बक, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने जो है वो कड़बक को ही जो है वो रचना की है। इसी वजह से मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता का नाम क्या है? कड़बक है। ये हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं। इस प्रकार से हमने अभी तक जितने भी प्रश्न देखे वो A to Z सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आप जम करके तैयारी करें। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ? आप एक काम कीजिए ना, ईयरफोन लगा करके और धीरे धीरे बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा वीडियो देखने के दौरान ही कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1492 में। जब कवि परिचय बता रहे थे तो उस वक्त बताए थे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म जो है वह 1492 ईस्वी में हुआ है। ठीक इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कि जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि ये सारा चीज़ तो हमने पढ़ा था, धीरज सर ने खूब बढ़िया से एक्सप्लेन किया था, फिर वही सारा प्रश्न आ रहा है। तो जो पढ़ाएंगे वही ना आएगा। एकदम विश्वास कर लीजिए, जो बताएंगे वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। खूब बेहतरीन ढंग से आप पढ़िए कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे कि जायसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो जायसी जी का जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में हुआ था। और बेहतरीन ढंग से बताया जाए तो उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस गांव में हुआ था बच्चों। और ये मैंने जब पढ़ा रहा था कवि परिचय तो मैंने बताया था आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायसी गांव में जो है वह किसका जन्म हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके सामने, और वो है कि जायसी जी किस तरह के कवि हैं। जायसी जी किस तरह के कवि हैं ये बताना है। तो अब आप खुद देखिए, जायसी जी जो है वह कई बार हम बता दिए कि जायसी जी जो है वह प्रेम मार्गी कवि हैं, लेकिन वह किस प्रकार के कवि हैं, किस भाव के कवि हैं। तो वह सूफी कवि हैं। जायसी जी जो है वह सूफी कवि हैं। वह न तो भक्ति कवि हैं न ही श्रृंगारिक कवि हैं, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। बल्कि जायसी जी किस प्रकार के कवि हैं? तो जायसी जी जो है वह सूफी कवि हैं। अगर यही रहता यहाँ पर प्रेम मार्गी कवि तो हम वही टिक लगाते, क्योंकि एक कविता जो है पद्मावत उन्होंने लिखा है, लेकिन वो सूफी संत थे। तो जायसी जी किस तरह के कवि हैं? तो सूफी कवि हैं। एक प्रश्न जो है वो यहाँ पर भी है बच्चों कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह कृष्ण मार्गी शाखा के तो कवि है नहीं, क्योंकि हमने जो कविता पढ़ी वह कृष्ण मार्गी था नहीं, और राम मार्गी शाखा के भी कवि नहीं है, ज्ञान मार्गी शाखा के भी कवि नहीं है। तो फिर किसके कवि हैं? तो कवि हैं प्रेम मार्गी शाखा के। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा ए, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक है। इसके बाद जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ था? अब बताइए, अभी तो बता रहे थे ना कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में। तो देखिए जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ था? अमेठी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ था? अमेठी। अमेठी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है अमेठी जिला, और अमेठी जिले के जायस गांव में इनका जन्म हुआ था बच्चों। ये चीज आप याद रखिएगा।
ठीक है। और कब जन्म हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था, हमने अभी देखा था कि इनका जो जन्म है वह 1492 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिला के जायस गांव में हुआ था। इतना भी आप याद रखिएगा, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर का भी जो है वो जवाब आप दे पाइएगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार बता देना चाहते हैं कि आप क्लास कर रहे हैं मां सरस्वती कोचिंग सेंटर के माध्यम से, और ये सारी जो वीडियोस हैं वो धीरज के उपाध्याय चैनल पर हैं। तो अगर आपको इसी तरह का वीडियोस देखना है, जो नए विद्यार्थी हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि सारे वीडियोस के अपडेट जो है वो आपके पास आते रहें, सारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होता रहे और आप तैयारी बढ़िया से करते रहें। ठीक है। और बाकी जो पुराने विद्यार्थी हैं वो जम करके लाइक और जम करके शेयर करें और जम करके कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा आपको लगा है, आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा, आपके लिए लाभप्रद है या नहीं है, अमेजिंग है या कैसा है, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। आपका कमेंट ही है जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाऊं, खूब बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों को जो है वो संग्रहित करूं और आपके समक्ष रखूं, और आप तैयारी करें और बेहतरीन परिणाम लेकर के आएँ। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट, जायसी जी के पिता का क्या नाम था? देखिए टाइपिंग में जो है वो मिस्टेक है, इस पिता का मतलब जो है वो पानी पीना हो जाएगा, है ना, कि वह दारू पीता था, है ना। तो यहाँ पर जो है वो छोटा जो है वो ई का मात्रा होगा, तो ये जो है वो नहीं रहेगा, क्या रहेगा? छोटा रहेगा। कि जायसी जी के पिता का नाम क्या था? तो जायसी जी के पिता का नाम शेख यमरेज था। ये भी मैंने बताया था बच्चों, जब मैं कवि परिचय बता रहा था तो कवि परिचय के दौरान मैंने बताया था कि जायसी जी के पिता का नाम क्या था? शेख यमरेज था, है ना। जायसी जी के पिता का नाम जो है वो शेख यमरेज था। नेक्स्ट जो है वो जायसी थे। तो जायसी क्या थे? जायसी जी जो थे वो फकीर आदमी थे। जायसी क्या थे? जायसी जी जो थे वो एक फकीर आदमी थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है फकीर, हम उसी को टिक मारेंगे कि जायसी जी जो थे वो कौन थे? फकीर आदमी थे। क्लियर है। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो जायसी जी जो है वह हिंदी साहित्य के प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे, यानी वह प्रेम की कविताएं लिखा करते थे बच्चों। नेक्स्ट जो है वो है कि जायसी जी का काव्य की भाषा कौन सी थी? यानी जायसी जी के द्वारा रचित जो काव्य है उसकी भाषा कैसी थी? तो उस काव्य की जो भाषा थी वो अवधी थी बच्चों। तभी तो हम इसको गा करके और सुना रहे थे ना आपको। आपने जब क्लास किया तो आपने देखा था कि इस कविता कड़बक को जो है वो गा करके सुनाए थे। ये गायन शैली में गाए जाने वाली अवधी बोली की कविता है। तो जायसी जी की जो काव्य भाषा है वह अवधी थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है कि पद्मावत के कवि हैं। ये देखेंगे कि हम यहाँ पर जो है वो प्रश्न ये है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस प्रकार के कवि हैं? तो सूफी कवि हैं, भक्त कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो अभी आपको बताए थे बच्चों कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं वो कौन से कवि हैं? तो वह सूफी कवि हैं। कौन से कवि हैं बच्चों? सूफी कवि हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मावत के कवि हैं। तो पद्मावत के कवि कौन है? पद्मावत के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है। तो वही इसका जवाब हो जाएगा कि पद्मावत के जो कवि हैं वह मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे कि जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में किस गांव में हुआ? तो अभी तो मैंने बताया था ना, अभी मैंने बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिला के जायस गांव में हुआ था। तो देखिए ऑप्शन में जायस दिख रहा है, अगर ऑप्शन में जायस दिख रहा है तो वही जवाब होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जायस नामक गांव में, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी जी की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी जी की नहीं है? फिर से आपको कवि परिचय में ही जाना पड़ेगा। एक बात आप याद रखिएगा बच्चों, जो कवि परिचय बताया जाता है, जो लेखक परिचय बताया जाता है और उनमें उनकी रचनाएं बताई जाती हैं, उन रचनाओं को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रश्न उसी से पूछे जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बिहार बोर्ड में जो हिंदी के किताब से जो प्रश्न आता है वो इसी रचना से संबंधित आता है। जैसे यहाँ पर आया है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना कौन सी है, ऐसी रचना दे देगा 3 रचना जो मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित होगी, और एक रचना ऐसी मिल जाएगी जो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना नहीं होगी। तो अगर आपको पता होगा तभी तो आप टिक लगाइएगा ना, तभी तो आप आंसर दीजिएगा, और जब पता ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे आंसर दीजिएगा? इसी वजह से आपको उन रचनाओं को पढ़ना होगा, उन रचनाओं को याद करना होगा। खैर अभी तो हम हैं, बतलाते हैं आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी जी की नहीं है? तो देखिए पद्मावत जो रचना है वो जायसी जी की है, अखरावट जो रचना है जायसी जी की है,
आखिरी कलाम जो है वह जायसी जी की रचना है, लेकिन कामायनी जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना नहीं है। तो जब वह मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना नहीं है तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और हो सके तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, और कॉपी पेन लेकर के बैठिए, और जो नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया जाएगा उसमें आप इसी तरीके से टिक लगाइएगा, ठीक है, ताकि आप घर पर भी बेहतरीन तरीके से याद कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग प्रश्न देखेंगे, और जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो अगला प्रश्न है वो है कि जायसी का मुख्य रस क्या है। जायसी जी का जो है वह मुख्य रस क्या है। तो जब हमने कविता पढ़ा था बच्चों, तो उसमें हमने भाव देखा था। भाव जो है वह देशभक्ति का भाव नहीं था, भाव जो है वह कृष्ण भक्ति का भाव नहीं था, भाव जो उत्पन्न हो रहा था कविता पढ़ने पर वह राम भक्ति का जो है वो भाव नहीं था। वह जो भाव था वह किसका था, तो वह जो है वह श्रृंगार रस का था। श्रृंगार रस, प्रेम रस। जायसी जी का जो मुख्य रस है वह क्या है, तो श्रृंगार रस है। यह प्रेम के पीर के कवि कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो श्रृंगार रस दिया हुआ है। तो न तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जायसी जी का जो मुख्य रस है वो क्या है, श्रृंगार रस नहीं है, यह प्रेम के पीर के कवि कहलाते हैं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। ये जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का भाव मैंने कुछ दूसरा समझा। श्रृंगार रस के कवि नहीं है। श्रृंगार रस के कवि तो सुंदरता का बखान करते हैं, प्रेम का बखान करते हैं, है ना, प्रेम का केवल बखान करते हैं, लेकिन इनकी कविताओं में जो है वो प्रेम के पीर की व्याख्या मिलती है। तो जायसी जी का जो मुख्य रस है, जायसी जी का जो मुख्य रस है उनकी कविताओं में, वो न तो वात्सल्य रस है, न तो वीर रस है, और न ही श्रृंगार रस है, बल्कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। तो जायसी जी ने रतन सेन तथा पद्मावती महारानी की कथा को किसके द्वारा जोड़ा है, तो रक्त की लेई द्वारा जोड़ा है, रक्त लूप लेई द्वारा जोड़ा है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो अगला जो प्रश्न है वह है, जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। प्रश्न क्या है कि जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है। तो किसके द्वारा सींचा है, तो अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन है जो प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि हैं, तो इनमें देखेंगे कि कौन है। क्या जायसी जी हैं, सूरदास जी हैं, नाभादास हैं, कबीरदास हैं, कौन है। तो आपको तुरंत जवाब जो है वो याद हो गया होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह प्रेम के पीर के कवि हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जायसी का या जायसी जी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। तो समुद्र की भांति जो है वह गंभीर है और व्यापक है। इनकी रचनाएं जो है वह समुद्र की भांति गंभीर है और व्यापक है। ठीक है। फूल मरे पै मरे न बासु का क्या तात्पर्य है। मतलब फूल तो मर जाता है पर उसका जो सुगंध होता है वो नहीं मरता है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य यह है, इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है। आप एक बार सारे ऑप्शंस को देख लीजिए। फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है। क्या ऐसा होता है? फूल को ही ना सुखा करके और उससे कलर बनाया जाता है, कलर में सुगंध होता है, रंग में सुगंध होता है। फूल को सुखा करके ही ना और उससे जो है वह सेंट बनाया जाता है, उसमें क्या होता है? सुगंध होता है। तो फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है। गलत। फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है। इस पर भी संतोषजनक नहीं है। फूल क्षणिक है और उसका सुगंध जो है वह शाश्वत है। वो भी एक दिन के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायर हो जाता है तो हम उसका क्या करते हैं? यूज नहीं करते हैं। लेकिन अब इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है। मनुष्य मर जाता है पर उसके कर्म का गुणगान होता है। समाज में जन कल्याण करने वाले व्यक्ति का गुणगान होता है, उसके कर्म का गुणगान होता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा गुणगान होता है। अगर पाप कर्म करता है तो वो गुणगान में गाया जाता है। अगर नित्य कर्म में अगर वो अच्छे गुणों को करता है, सबकी भलाई के लिए काम करता है, तो ऐसे गुणों का व्याख्या किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि जायसी कवियों में किस भांति महत्वपूर्ण है। यानी जायसी जी जो है वह कवियों में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो मैंने बताया था कि जैसे सभी ग्रहों में शुक्र जो है वह एक अलग ही अपना जो स्वभाव दिखाता है, और ठीक उसी प्रकार जो जायसी जी है, जायसी जी कवियों में किस भांति महत्वपूर्ण है। तो जायसी जी जो है वह कवियों में चंद्रमा की भांति नहीं महत्वपूर्ण है, ना ही सूर्य की भांति महत्वपूर्ण है, बल्कि वह किस भांति महत्वपूर्ण है। तो वह शुक्र तारे की भांति महत्वपूर्ण है बच्चों। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी जो आप प्रश्न ये देख रहे हो, ये प्रश्न जो है वो अलग नहीं कर पाए हैं, जो टाइप किए हैं
बंधु वो अलग नहीं कर पाए हैं। ये जो है वो अगले अध्याय का प्रश्न है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये अगले अध्याय का प्रश्न है। जो कड़बक कविता है उस कड़बक कविता में केवल और केवल ऑप्शनल जो है ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न उत्तर है वह केवल और केवल 32 है, जो मेरे द्वारा संकलित किया गया है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मिलाने के बाद। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि जो शुक्र तारा है उस शुक्र तारे की भांति जो है यह कवि जो है वह अन्य कवियों में है ना। जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। तो जायसी जी में केवल एक ही दोष था कि वह जो है वो एक आंख से अंधे थे, यानी उनमें कौन सा दोष था, तो उनमें नेत्र दोष था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेत्र दोष दिया है कि नहीं। तो क्या जायसी जी में जिह्वा दोष था? नहीं, जिह्वा दोष नहीं था। क्या अंग दोष था? नहीं, अंग दोष भी नहीं था। क्या श्रव्य दोष था? नहीं, श्रव्य दोष भी नहीं था। क्या दोष था? नेत्र दोष, जिसका मुझे तलाश था वो यहाँ पर मिल गया, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी कीर्ति जायसी जी की नहीं है? तो जायसी जी की जो कीर्ति है वह मृगावती नहीं है। कौन सी नहीं है? मृगावती जो है वह जायसी जी की रचना नहीं है। पद्मावत जो है वो जायसी जी की रचना है। अखरावट जो है वो जायसी जी की रचना है। आखिरी कलाम जो है वो जायसी जी की रचना है। लेकिन मृगावत जो है या मृगावती जो है वह जायसी जी की रचना नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से आज के क्लास में, बाकी ये जो प्रश्न आप देख रहे हो ये अगले अध्याय का है, इसको हम अलग कर देंगे और उनको समझाएंगे कि किस प्रकार से टाइप करना है ना। क्लास स्टार्ट हुआ है, वो टाइप कर रहे हैं, थोड़ा सा बर्डन है, इस वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं और मतलब अच्छे तरीके से जो है वो क्लासिफिकेशन करके नहीं लिख पा रहे हैं, जबकि प्रश्न मैंने अलग अलग लिख करके उनको भेजा था, फिर भी जो है वो ये मिस्टेक हुआ है। तो आप बस ये समझिए कि आपको 32 नंबर क्वेश्चंस जो है वो कड़बक कविता में मिले हैं और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतने सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड में आने वाले हैं, वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, वो आपको जरूर अवेलेबल हो जाए, वो आपको जरूर मिल जाए और आप जम के तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे जो है वो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।